वेलकम टू जूरिस क्रैक। जूरिस क्रैक के सीपीसी सेशंस में आपका वार्म वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। सूट्स क्या होते हैं और उसका इंस्टीट्यूशन कैसे होगा और एसेंशियल कैरेक्टर क्या होता है सूट्स का। तो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म सूट आखिर होता क्या, क्योंकि हमें ये पूरे के पूरे सिविल सीपीसी में हमें ये टर्म देखने को मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि इसका डिफिनेशन होना चाहिए, लेकिन सीपीसी में इसका डिफिनेशन नहीं है। सिविल प्रोसीजर कोड में द टर्म सूट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द दिस कोड। In Hansraj Gupta versus Official Liquidator of Dehradun Masuri Electric Tramway Company Limited, AIR 1933, Privy Council, and in the case of Pandurang Ramchandra versus Shantibai Ramchandra, AIR 1989, Supreme Court held that the suit means a civil proceeding. क्या होता है सूट? एक सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन दिया। पहले तो प्रीवी काउंसिल ने दिया, उसी को अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ रामचंद्र वर्सेस रामचंद्र। क्या था केस? उस केस में क्या हुआ कि सूट मींस अ सिविल प्रोसीडिंग। सिविल प्रोसीडिंग है जो स्टार्ट होता है विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। प्लेंट क्या होता है ये सारी चीज हमने देख लिया है और आपको जानते भी होंगे, जिसे आप जिस डॉक्यूमेंट पे आपने जो भी अपनी बातों को रखा है वो एक प्लेंट है। बात पर आइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसेंशियल्स ऑफ द सूट इन कृष्णाप्पा वर्सेस शिवप्पा ILR 91907। द कोर्ट हैज हेल्ड दैट देयर आर फोर एसेंशियल ऑफ सूट। मतलब ये इनका होना इतना ज़रूरी है, अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो इट विल नॉट बिकम अ सूट। मतलब दे आर इज इक्वल टू द सूट। अगर ये चार फैक्टर एक सूट में नहीं आ रहे हैं तो आप उन्हें सूट नहीं कह सकते। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एसेंशियल फैक्टर। इनके नहीं होने की वजह से कोर्ट आपके प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है, आपके सूट को डिसमिस किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट बहुत ही लॉजिकल है, अपोजिंग पार्टी। आप इसे एग्जाम्पल से समझिए। ए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है बी के साथ, जिसमें बी को सप्लाई करना होता है 3000 kgs ऑफ कॉटन पर मंथ फॉर 6 मंथ लगातार। टोटल इसे 18,000 kg कॉटन सप्लाई करना होता है। अब इसने क्या किया कि शुरुआत के 2 महीने सप्लाई किया, लेकिन तीसरे महीने से इसने नहीं सप्लाई किया। तो ये जो पार्टी है, ये जिसने टेंडर ले रखा है, इसके सब बना के किया, इसे क्या होगा? हार्म होगा, ये सफ़र करेगा लॉस। तो ये बिकम, ये अब चाहेगा जब जैसे सफ़र करेगा ये बनेगा प्लेंटिफ अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। और ये जो बी है बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी था, ये अपने एक्शन को डिफेंड करेगा कि सर आफ्टर 2 मंथ यहाँ पे तो कोरोना वायरस आ चुका था, पेंडेमिक शुरू हो चुका था, हम नहीं कर सकते थे, हम फोर्स मेजर हैं। कुछ भी अपना ये डिफेंड करेगा एक्शन को। दैट्स वाई इसे डिफेंडेंट कहते हैं। इन अ सिविल सूट द प्रेजेंस ऑफ बोथ द प्लेंटिफ who filed the suit and the defendant who is sued is necessary। ए जो कि दोनों पार्टी थे, बी ने ब्रीच कर दिया, ए ने तो सीव कर दिया, तुमने ब्रीच किया तो मुझे रिलीफ दो, कि मेरा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तुम्हारे 3,000 kg पे हम अपने प्लांट को आगे एंड यूज़र प्रोडक्ट बना के भेजते थे, तुम्हारे नहीं आने की वजह से हमारा पूरा आगे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, जिससे मुझे 10 लाख रुपए का लॉस हुआ, तुम इस लॉस को भरो। अब इस सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर means the bundle of facts which have to be proved in order to entitle the plaintiff to the relief claimed by him। अब इसने क्लेम कर दिया कि 10 लाख रुपए मुझे चाहिए डैमेजेस का, कि आपके नहीं सप्लाई करने की वजह से कॉटन मुझे इतने लॉस हो चुके हैं। लेकिन ये लॉस को इसको प्रूव करना होगा बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसा ऐसा हुआ, ये चीज़ें सब्जेक्ट मैटर होती है। सिंपल सा बात है। पार्टी एक है, बी है, उन दोनों के बीच में जो मेन सेंट्रल पॉइंट का डिस्प्यूट होगा जिस चीज पे, वो क्या कहलाया? सब्जेक्ट मैटर। थर्ड, अ काउज ऑफ एक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ अ सूट। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये बेस है इसका, एक सूट का। इट मस्ट बी एंटीसीडेंट टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट अ सूट मस्ट हैव बीन फाइल्ड। अब काउज ऑफ एक्शन हमेशा सूट से पहले होगा और ये आपको प्रेरित करेगा, कैटलिस्ट का कार्य करेगा कि आप सूट करें। कैसे होता है ये समझिए इस लाइन को पढ़ने का। द टर्म काउज ऑफ एक्शन रिफर्स टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स और एलिगेशन दैट मेक अप द ग्राउंड्स फॉर फाइलिंग अ लॉ सूट। जब पहले 2 महीने की बात हुई, फर्स्ट मंथ 3,000 kg बी ने दे दिया, देयर वाज नो थिंग, नो काउज ऑफ एक्शन एराइजेस। तो एक के पास कोई था ही नहीं, इसलिए वो कोई केस नहीं कर सकता था। सेकंड मंथ में वही हुआ,
थर्ड मंथ में क्या हुआ, सप्लाई नहीं आया, ज़ीरो हो गया कॉटन का सप्लाई। जैसे ही ज़ीरो हुआ, ए सफ़र करने लगा लॉस, ताकि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में है, उसमें कॉटन आएगा, कॉटन से वो इन प्रोडक्ट मान लीजिए शर्ट बना रहा है। अब उसके पास रॉ मटेरियल पहुंचा ही नहीं है, तो उसकी जितनी भी फैक्ट्री की मशीन थी, उसके जो वर्कमैन थे वो बैठ गए, वो प्रोडक्शन देने नहीं लगे, तो बी क्या करने लगा, सफ़र करने लगा लॉस। ये जैसे ही सफ़र करने लगा लॉस, तो ये क्या बन गया, एलिगेशन। अब उस पर एलिगेशन लगाएगा, एलिगेशन लगाएगा बी पे, तुम सप्लाई जानबूझ के नहीं कर रहे हो या क्या कर रहे हो। तो ये पूरा का पूरा जो सेट ऑफ एलिगेशन ऑफ फैक्ट्स है, और जो ग्राउंड देता है फाइलिंग करने का लॉ सूट, ये बन जाता है आपका काउज ऑफ एक्शन। लास्ट थिंग, रिलीफ। आप जब आपके साथ इतना कुछ हुआ, तो आप कुछ तो रिलीफ मांगो। जैसे इस केस में ये क्या मांग रहा है, हमें दे दीजिए रिलीफ कितने का, 10 लाख रुपीज़ का, क्योंकि उनके सप्लाई नहीं आने से रॉ मटेरियल के हम इन प्रोडक्ट नहीं बना पाए। इन प्रोडक्ट नहीं बनाए, लेकिन मेरी हमारी मशीन की जो फिक्स कॉस्ट है, रेंट हमारा है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फिक्स कॉस्ट है, जो हमारे मैन पावर का फिक्स, वो तो लगा। डेट्स वाई हमें 10 लाख दे दीजिए। रिलीफ इज अ लीगल रेमेडी फॉर द रॉन्ग। ये रॉन्ग किसने किया था, बी ने। बाई स्टॉपिंग दी कॉटन, according to rule 1 order 2, every suit shall as far as practicable be framed so as to afford ground for the final decision upon the subject in dispute and to prevent further litigation concerning them। कुछ इस तरह से बनाना है कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाए उस सब्जेक्ट में। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से आप हम समझते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। Where the suit is instituted for the recovery of immovable property, किसी immovable property के रिकवरी के लिए बात हुई है, और विदाउट रेंट और विथ रेंट, सब्जेक्ट मैटर इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब दो लोगों के बीच में ज़मीन का विवाद है, तो इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, वो ज़मीन होगी। वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड फॉर द कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग डन टू वन मूवेबल प्रॉपर्टी, द सब्जेक्ट मैटर इज द मूवेबल। जो डिस्प्यूट में जो वस्तु है, या चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल, वही बनेगा सब्जेक्ट मैटर। मोर स्पेसिफिकली, on the basis of the subject matter, the jurisdiction of a court is determined in some cases. For example, a presidency small causes court has no jurisdiction to try suit for a specific performance of contract। जैसे ही सब्जेक्ट मैटर हमने पहले भी पढ़ा है पिलर्स ऑफ सीपीसी में, या कंसेप्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में, कि 3 तरह के जुरिस्डिक्शन होते हैं, पिक्यूनरी, टेरिटोरियल एंड सब्जेक्ट मैटर। अब कोई कोर्ट जो मैरिज फैमिली कोर्ट है, क्या वो इंसॉल्वेंसी का केस सुन सकती है? नहीं सुन सकती है। एनसीएलटी का जो ट्रिब्यूनल है, वो क्या लैंड ट्रिब्यूनल का केस सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे डिवीजन बनाए गए, यही है। थर्ड आइए, सेक्शन 26 क्या कहता है, ऑर्डर 4 क्यों क्या कहता है। तो सेक्शन 26 कहता है सीपीसी का, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed। वो सेम चीज़ जो रामचंद्र वर्सेस रामचंद्र में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वही सेम चीज़ जो देहरादून मसूरी ट्रामवे में कहा गया प्रिवी काउंसिल के द्वारा। इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाई एफिडेविट, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सच एन एफिडेविट शैल बी फॉर्म ऑफ मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर ऑर्डर 4 रूल 15A। तो 2 इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आपको निकल के आ रही है। पहला कि सूट तभी शुरू हो सकता है जब वो इंस्टीट्यूट किया जा रहा है बाय दी प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट एज इन अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है, दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्या सेक्शन 26 में, एवरी प्लेंट द फैक्ट्स शैल बी प्रूव्ड बाय द एफिडेविट। सभी फैक्ट्स को किसको प्रूव करना है, थ्रू एफिडेविट प्रूव करना है। ये प्रूफ कौन करेगा, कहेंगे प्लेंट दाखिल कौन करेगा, प्लेंटिफ। सिंपल सी बात है, प्लेंट देता है प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ हर एक फैक्ट्स को किसके थ्रू बताएगा, एफिडेविट्स के थ्रू बताएगा। अब 26 लेस डाउन दैट एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट इन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्यों देता है, ये टर्म हमेशा आपको सीपीसी में आएगा, मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि डुप्लीकेट इसलिए दिया जाता है कि आपके प्लेंट की एक कॉपी आपने हमने दोनों को ये मिल के ये पढ़ चुके हैं पिलर ऑफ सीपीसी, कि हमारा का पूरा सीपीसी किस पे बेस्ड है, फेयर ट्रायल पे। फेयर ट्रायल में क्या होता है कि प्लेंटिफ का केस डिफेंडेंट जाने या डिफेंडेंट का केस प्लेंटिफ जाने, दोनों वेल अवेयर हो अपने केसेस के बारे में। तो आप जो प्लेंट दीजिएगा ना, एक कॉपी, वो उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होगी उसी नंबर में देना जितने आपके डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट 1 है, अब 1 डुप्लीकेट कॉपी दीजिए। अगर डिफेंडेंट 1 प्लस डिफेंडेंट 2 है, अब 2 डिफेंडेंट कॉपी दीजिए, क्योंकि दोनों के पास वो कॉपी जाएगा प्लीडिंग।
उसके बाद ही तो अपना केस बना पाएंगे, इसलिए डुप्लीकेट कॉपी दी जाती है। और एनी अदर सच मैनर prescribed by the Code of Civil Procedure to the court or such officer appointed in this behalf, and the facts stated therein must be supported by an affidavit. This section must be read with order 4, 6, 7 of the first schedule. सिंपल सी बात है, एक तो आपको एक प्रिंट देना है, दूसरी चीज़ है उसे डुप्लीकेट फॉर्म में देना है, मतलब उसके साथ साथ कई डुप्लीकेट कॉपी फोटो कॉपी भी देना है लगा के साथ में, उस मैनर में देना है जैसा सिविल प्रोसीजर कोड में लिखा हो, और उस ऑफिसर को देना है जो सिविल कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया हो। साथ ही साथ हर एक फैक्ट को एज ए प्लेंटिफ आप बताइएगा ना कि ये हमारा फैक्ट है, ये सारे फैक्ट को आपको थ्रू दी एफिडेविट प्रूफ करके ले जाना है, और इसे पढ़ना है हमें ऑर्डर 4, 6 और 7 के रिस्पेक्ट में। क्या है देखिए, ऑर्डर 4 क्या कहता है, सिंपल सी बात है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। यहाँ भी सूट टू बी कमेंस्ड बाई प्लेंट, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड by presenting a plaint in duplicate to the court or such officer as it appoints in this behalf। सिंपल सी बात है, प्लेंट देना है, प्लेंट डुप्लीकेट इसमें देना है, क्योंकि जितने डिफेंडेंट उनको भेजना है तो आपके प्लेंट को भेज दिया जाएगा डिफेंडेंट तक, ठीक है। और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट ऑन दिस बिहाफ, उसी ऑफिसर को देना जो ऑफिसर को नियुक्त किया जाए। एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन इन ऑर्डर 6 and 7 so far as they are applicable। अब हमने ये पढ़ा है कि प्लेंट क्या है, ये इस पर एक पूरा लेक्चर सीरीज आप उसको देख सकते हैं, लेकिन प्लेंट कैसे होने चाहिए, जो भी जनरल रूल दिए गए ऑर्डर 6 में, ऑर्डर 7 में, उसे क्या करना है, कंप्लाई करना है। द प्लेंट शॉल नॉट बी डीम्ड टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अनलेस इट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट सब रूल 1 and 2। सिंपल सा बात है, अगर आपने नहीं फॉलो किया सब रूल 1 और 2 को, तो देन योर सूट इज नॉट इंस्टीट्यूटेड। रजिस्टर ऑफ सूट्स क्या कहता है, द कोर्ट शैल काउज द पार्टिकुलर्स ऑफ एवरी सूट टू बी इंटर्ड इन अ बुक to be kept for the purpose and called the register of civil suits। Such entries shall be numbered in every year according to the order in which आपको एक नंबर देने के लिए वो एक रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। रूल 1 ऑर्डर 4 must be read with section 26 of CPC in extension of the law as provided in this section। This rule provides that every suit is taken to be duly instituted only when it is presented by a plaintiff। क्या होगा एक duly instituted, जब इसमें प्लेंट होगा, वो भी डुप्लीकेट फॉर्म में, एक फॉर्म होगा, प्रेजेंटेड टू कोर्ट डायरेक्टली और अ प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द बिहाफ, एंड सच प्लेंट मस्ट कंप्लाई विद द ऑर्डर 6 and 7। सिंपल सा डिफिनेशन है, इतने ही एसेंशियल है कि एक प्लेंट होना चाहिए, प्लेंट को डुप्लीकेट फॉर्म्स के जितने भी डिफेंडेंट होते हैं नंबर ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज दे दीजिए, फोटो कॉपी दे दीजिए, साथ में उससे ऑफिसर को दे दीजिए, कोर्ट को जो नियुक्त किया जाएगा ऑफिसर कोर्ट के द्वारा और साथ में साथ ये सारा प्लेनिंग कंप्लाई करना चाहिए ऑर्डर 6 और 7 का डायरेक्शंस। अगर क्वेश्चन कोई आपसे पूछे हाउ द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, आपका जवाब सिंपल होगा, एवरी सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट टू द प्रॉपर कोर्ट और ऑफिसर, दैट इज ऑर्डर 4 रूल 1 रीड विद सेक्शन 26 ऑफ CPC। हु विल प्रेजेंट द सूट एंड हाउ ही विल प्रेजेंट द सूट। प्लेंट में बी प्रेजेंटेड पर्सनली और बाई ऑथराइज प्लेंटर, प्रिंट आप खुद से भी या आपके एडवोकेट उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन डुप्लीकेट, रीजन मैंने बता दिया, जितने नंबर ऑफ डिफेंडेंट होंगे आपके उस प्लेंट को उठा के इनको दिया जाएगा जिससे वो अपने केस की प्रिपरेशन कर सकें। हियर वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, दैट प्लीडिंग मटेरियल्स फैक्ट एंड नॉट एविडेंशियल वैल्यू। आपको उसमें लॉ नहीं बताना है, आपको अपने फैक्ट्स को बताना है, लॉ बताएगा कोर्ट्स। ऑर्डर 6 मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑन वर्किंग डे एट ऑफिस आवर। सिंपल सी बात है, रात के 12 बजे संडे को जाइएगा तो ऑफिस खुला हुआ मिलेगा, कोर्ट का नहीं मिलेगा, इसे वर्किंग आवर में और वर्किंग डे में प्रेजेंट किया जाए। When the plaint is presented before the office, it is a date of the institution of suit। जिस दिन वहाँ प्रेजेंट किया जाता है ऑफिस में, वो क्या हो जाता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का डेट हो जाता है। एवरी प्लेडिंग मस्ट बी साइंड बाय द पार्टी, बिना साइन के क्या वैल्यू, एंड प्लेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट। बार बार हम लोग एफिडेविट पर आ जा रहे हैं कि हर एक फैक्ट्स को आपको जो बताना है वो एफिडेविट बताना है। क्यों बताना है कि अगर एफिडेविट में आप खड़े नहीं उतरे तो आप पे सीधे सीधे कार्रवाई की जा सके। इफ द रूल्स कंटेन ऑर्डर 6 and 7 आर नॉट कंपाइल्ड विद देन इट विल नॉट डीम टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, सच एंड ऑर्डर 6 and 7 मस्ट बी कंपाइल्ड विद। आइए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, बेसिक पर्पस ऑफ प्लेडिंग क्या है, द गिव एग्जैक्ट इंटीमेशन ऑफ केस टू अनदर। ये चीज़ें हमने कहाँ देखा, ये जो पूरा का पूरा मामला ये फेयर ट्रायल है, फेयर है ना, गिव एग्जैक्ट इंटीमेशन ऑफ द केस टू अनदर। आप अपने केस के बारे में बता रहे हैं डिफेंडेंट को, तो इंटीमेट कर रहे हैं। टू इनेबल द कोर्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज द रियल इशू बिटवीन दी पार्टीज, क्या रियल इशू ये कोर्ट भी डिटरमाइन करेगा। इट इज टू प्रिवेंट डिविएशन फ्रॉम द रियल काउज ऑफ लिटिगेशन, और रियल काउज से हटने का।
रूल ऑफ प्लीडिंग क्या कहता है? एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट द फैक्ट्स नॉट द लॉ। हमने पहले भी बात कर लिया कि लॉ नहीं बताइए, आप अपने फैक्ट्स को बताइए। इट वाज स्टेट मटेरियल फैक्ट्स नॉट ओनली एंड नॉट एविडेंस। साथ में एविडेंस नहीं बताइए, क्योंकि आपका एविडेंस सेफ रहे, सिक्योर है, और जब जरूरत पड़े तब एविडेंस को लीड कीजिए। इन अदर वर्ड, इट शुड हैव फैक्टा प्रोवेंटा नॉट फैक्टा प्रोवेंशिया। आपको फैक्ट इन इशू को बताना, ना कि रिलेवेंट फैक्ट्स को बताना है। इट वाज स्टेट फैक्ट्स इन कॉन्साइज फॉर्म। प्लीडिंग शॉल नॉट रेज एनी क्लेम और फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद प्रीवियस प्लीडिंग। और साथ ही साथ प्लीडिंग मस्ट नॉट बी सब्जेक्ट टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। ये सब चीज़ों से बचना है कि बहुत ज़्यादा एम्बिगियस लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है और इनकंसिस्टेंट है, ये सबसे आपको बचना है। इस तरह से हमने देख लिया कि सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है, सूट का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद हम पूरी तरह से प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिटर्न ऑफ प्लेंट, इन इश्यूज़ को समझेंगे। थैंक यू।